दिनेश बाबू और प्रमीला जी गांव में रहते थे और उनका बेटा रवि शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रोज़ उनके बेटे रवि का फ़ोन आया। हेलो पापा, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम लोग तुम्हारे बिना कैसे होंगे, बस अपना समय काट रहे हैं। तुम्हारी याद आती रहती है, लेकिन तुम्हें टाइम ही नहीं लगता हमें फ़ोन करने का भी। तभी रवि बोला, पापा वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के काम में थोड़ा टाइम नहीं लगता, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि आप लोग अब अकेले वहाँ नहीं रहेंगे। आप मेरे पास शहर में आ जाओ, हम लोग सब साथ मिलकर रहेंगे। मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। ये बात सुनकर दिनेश बाबू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दिनेश बाबू बोले, ठीक है बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। हमारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारी माँ का भी मन लगा रहेगा। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर दिनेश बाबू ने फ़ोन रख दिया। फिर प्रमीला जी को आवाज़ लगाई, प्रमीला, ओ प्रमीला, सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई? दिनेश बाबू चहकते हुए बोले। अंदर से आवाज़ आई, हाँ सुन रही हूँ, क्या बात है? अरे जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। दिनेश बाबू चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोले। प्रमीला जी रूम से बाहर आई और बोली, क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो जी, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे भाई हाँ, यही समझो लॉटरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब ये बात सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। तो जल्दी बताइए ना, ऐसी क्या बात है जो आप इतने खुश हो रहे हैं? अरे आज हमारे बेटे रवि का फ़ोन आया था और वो बोल रहा है कि आप लोग शहर आ जाओ, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। क्या? रवि का फ़ोन आया था? वो हमें शहर बुला रहा है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ भाई, खुशी की बात तो है, अपने बेटे के घर जो जा रहे हैं। दिनेश बाबू हंसते हुए बोले। आज पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद वो अपने बेटे के घर पहुंच जाते हैं तो रवि और उसकी पत्नी दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर रवि कहता है, पापा आप लोग थक गए होंगे ना, आप लोगों को आपके कमरे में ले चलता हूँ, तब तक आप आराम करो, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। ठीक है बेटा। इतना बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि का सुंदर सा घर देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। देख रही हो प्रेमिला, हमारे बेटे रवि ने शहर में आकर कितनी तरक्की कर ली है। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। प्रमीला जी ने अगले ही दिन सुबह उठकर घर का सारा काम संभाल लिया, ये सोचकर कि ये भी तो हमारा ही घर है। अमिता भी ये सब देखकर बहुत खुश थी कि चलो मुझे इस घर के कामों से तो छुट्टी मिल गई। लेकिन थोड़े दिन तो बहू का रवैया उनके प्रति सही रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतने लगा उसका रवैया भी बदलता गया। क्योंकि प्रमीला जी तो काम करती थी, लेकिन दिनेश बाबू सारा दिन आराम करते रहते। उनकी आदत थी सुबह जल्दी उठकर घूमने फिरने की, लेकिन वो यहाँ अनजान शहर में कहाँ जाते, तो सुबह उठकर हॉल में बैठ जाते। तो रवि ने देखा कि पापा सुबह उठकर हॉल में अकेले बैठे हैं। तो रवि बोला, पापा आप यहाँ पूरा दिन बैठे बैठे बोर होते होंगे, चलिए मैं आपको पार्क में लेकर चलता हूँ। वहाँ आपकी हम उम्र के लोग भी आपको मिल जाएंगे और आपका समय भी अच्छे से कट जाएगा। तो दिनेश बाबू को रवि की बात सही लगी और वो उसके साथ पार्क में घूमने चले गए। एक दो दिन तो वो रवि के साथ गए, फिर वो पार्क में अकेले जाने लगे और उनके कुछ हम उम्र के लोग उनके दोस्त बन गए। तो एक दिन पार्क में बैठे सभी बातें कर रहे थे तो एक दोस्त ने दिनेश बाबू से पूछा,
अरे भाई दिनेश, पूरा दिन घर पर क्या करते हो? हमारा तो टाइम पास ही नहीं होता। या तो सुबह या शाम को ही हम लोग पार्क में मिलते हैं, बाकी पूरा दिन तो घर पर बोरिंग हो जाते हैं। तो दिनेश बाबू बोले, अरे भाई, आप लोगों को पता नहीं आईपीएल चल रहा है? मैं तो टीवी में वही देखता हूँ। रवि ने बहुत बड़ा टीवी लगा रखा है घर में, तो आईपीएल देखकर मज़ा ही आ जाता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि आज हम लोग सब साथ में मिलकर देखेंगे। आईपीएल फाइनल मैच चल रहा है, बोलो क्या कहते हो? तो सभी बड़े खुश हो गए। अगले दिन संडे था और आज आईपीएल फाइनल मैच था। तो शाम को दिनेश बाबू अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। आज संडे था तो रवि और अमिता सुबह ही दोनों बाहर घूमने के लिए निकल गए थे और घर पर बोलकर गए थे कि हम लोग शाम को डिनर बाहर ही करेंगे, तो आप लोग खाना खा लेना। दिनेश बाबू और उसकी पत्नी प्रमिला ही घर पर थे, तो दिनेश बाबू ने पहले ही प्रमिला जी से कहकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवा लिया और साथ में पकोड़े बनाने के लिए भी कहा। तो प्रमिला जी ने सब तैयारी करके रखी थी। तभी दरवाजे की बेल बजती है, तो दिनेश बाबू बोले, लगता है प्रमिला वो लोग आ गए हैं, मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। दिनेश बाबू ने दरवाज़ा खोला और सभी को अंदर आने के लिए कहा। सबको पहले चाय नाश्ता करवाया, फिर खूब सारी बातें की। तभी एक दोस्त बोला, अरे दिनेश बाबू, क्या हुआ? अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ है क्या? अरे भाई, थोड़ा सब्र करो, अभी 7:30 होने में 5 मिनट बाकी है, बस फिर मैच शुरू। तभी फिर से बेल बजती है, तो प्रमिला जी सोचती है अभी कौन आया होगा। फिर दिनेश बाबू बोले, मैं जाकर देखता हूँ कौन आया है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने रवि और अमिता थे। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रवि ने घर के अंदर आते हुए कहा। दिनेश बाबू कुछ बोलते उससे पहले ही अमिता जोर से चिल्लाई, पापा जी, ये क्या हालत बना रखी है आप लोगों ने घर की? ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं, जहाँ आपने इतने सारे बुड्ढों को इकट्ठा कर रखा है। और ये क्या मम्मी जी, आपने पापा को रोकने की बजाय उनको यहाँ चाय पकोड़े खिला रही हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस उम्र में मौज मस्ती करते हुए? तभी दिनेश बाबू थोड़ी तेज आवाज़ में बोले, बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे हम साथ में बैठकर मैच देख रहे हैं, तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात हो गई जो तुम इतना कुछ बोल रही हो? रवि, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू को? ये कैसे बात कर रही है हम लोगों से? तभी रवि बोला, हाँ अमिता, आईपीएल फाइनल मैच है आज। अगर पापा अपने दोस्तों के साथ बैठकर मैच देख रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? और मैं तो कहता हूँ हम सबको मिलकर बैठकर देखना चाहिए। अमिता गुस्से से आग बबूला होकर अपने कमरे में चली जाती है और दिनेश बाबू और उनके दोस्त और साथ में रवि बैठकर आईपीएल का मज़ा लेते हैं और सब हंसी ठिठोली करने लगते हैं। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन दिनेश बाबू हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे की बेल बजी। दिनेश बाबू ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनके गांव के बिरजू काका और उनकी पत्नी सुनहरी काकी खड़े थे। दिनेश बाबू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। फिर प्रमिला जी को आवाज़ लगाई, प्रमिला देखो तो सही कौन आया है। प्रमिला किचन से बाहर आई तो सामने सुनहरी काकी और बिरजू काका को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिनेश बाबू की बात हुई थी उनसे। सुनहरी काकी को अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना था, तो दिनेश बाबू ने यहाँ आने की सलाह दी थी कि यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा अस्पताल है आंखों का। तुम लोग यहाँ मेरे बेटे के घर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा दूंगा। वहीं दूसरी ओर उनकी बहू अमिता, जो उनको देखकर नाक मुंह सिकुड़ने लग गई और गुस्से से अपने कमरे में चली गई और रवि के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रवि आया वो उस पर बरस पड़ी
रवि, बस बहुत हुआ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पहले तुमने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहेंगे, वो भी मुझे मंजूर नहीं था, पर मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हामी भर दी थी। पर ये क्या बात हुई, अब तुम्हारे पापा तो अपने गांव के गवार दोस्तों को भी यहाँ बुलाने लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये हमारा घर है या कोई आश्रम? अगर उनको आश्रम में ही रहना पसंद है तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते हो? मैं तो तंग आ गई हूँ उनसे। अमिता गुस्से में अपने पति रवि से कहती है। रवि हैरानी से बोला, ऐसी क्या बात हो गई जो मैंने घर में कदम रखा नहीं कि तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? और पापा ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उन्हें इतना कोस रही हो? क्या कोई मेहमान आया है या फिर पापा ने किसी को न्योता दिया है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? अमिता बोली, तुम्हारे गांव से कोई बिरजू काका अपनी पत्नी के साथ आए हैं, जिन्हें कोलकाता के ही शंकर नेत्रालय अस्पताल में आंखें दिखानी है। अरे, शंकर नेत्रालय की तो दुनिया में कितनी ही ब्रांचें जगह जगह पर है, फिर कहीं और क्यों नहीं गए वे लोग? यही क्यों? जरूर पापा जी ने ही। रवि खुश होकर बोला, क्या बिरजू काका आए हैं? पापा ने मुझे क्यों नहीं बताया? अमिता गुस्से में बोली, देखो देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। अरे, अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे घर में आने लगे तो समझ रहे हो हमारे घर की क्या हालत हो जाएगी। सुबह से 5 बार मेन डोर और बालकनी खोल खोल कर झांक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मानो शहर में नहीं अजायब घर में आए हो। रवि के बढ़ते कदम उसी पल रुक गए और वो बोला, अरे वो दोनों तो बड़े भोले हैं। मैंने पापा से सुना है उनकी कोई औलाद नहीं है और पापा को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। शायद वो पहली बार शहर आए होंगे, इसलिए बार बार दरवाज़ा खोलकर देख रहे होंगे। इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? अमिता एक पल को चिल्लाई, फिर धीरे बोली, भड़कने वाली बात नहीं है। जाकर बाथरूम की हालत देखो, गेस्ट रूम को देखो, क्या हालत करके रख दी है उन्होंने। अरे, हॉल में जहाँ तहाँ कपड़े फैले हुए हैं, स्टील के डब्बे रखे हुए हैं, और तो और सोफे पर गमछा लेकर बैठते हैं, वो भी पैर ऊपर करके। छी छी, ये पापा जी को भी ऐसे ही गवार दोस्त मिले थे यहाँ बुलाने के लिए। एक तरफ तो मैं उनको यहाँ से रफा दफा करना चाहती हूँ और दूसरी तरफ वो अपने यार दोस्तों को मेरे घर बुला रहे हैं। सुन लो रवि, जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को, मेरा मतलब है अपने बिरजू काका को यहाँ से विदा करो, नहीं तो उनके साथ साथ अपने माता पिता को भी आश्रम में छोड़कर आओ। गुस्से में अमिता ने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और कमरे से निकल गई। जैसे ही अमिता कमरे से निकली, अमिता की सास प्रमिला जी बोली, बहू, अभी अभी तो रवि घर में आया है, फिर तुम कहाँ जा रही हो? और तुम दोनों को तो आज फिल्म देखने भी जाना था ना। जाओ, मैं यहाँ का देख लूँगी। अमिता अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो देख ही रही हैं, और उसी का नतीजा है कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए पार्लर ही हो आती हूँ। तभी बिरजू काकी की पत्नी सुनहरी काकी बोली, अरे बहुरिया, तुझे और सजने संवरने की क्या ज़रूरत है? अब कौन सा तुझे घूंघट ओढ़ना है और डोली में बैठना है, और पति घर में आए तो उसकी सेवा में लगना चाहिए, ना कि अपनी सुंदरता बढ़ानी चाहिए। वैसे भी तेरा घर वाला घर में है, घर के बाहर कौन बैठा है तुझे देखने के लिए? इतना कहकर सुनहरी काकी हंसने लगी। अमिता गुस्से में सुनहरी काकी की तरफ बढ़ती, उन्हें उल्टा जवाब देती। उससे पहले ही रवि ने आकर उसे रोक दिया और बोला, अमिता, तुम अभी तक यहीं हो? जाओ, पार्लर में तुम्हारी बुकिंग है ना। अमिता धीरे से बोली, कल तक अगर ये लोग ना गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपने भूखे नंगे माँ बाप और काका काकी के साथ। इतना कहते हुए अमिता वहाँ से निकल गई। रवि समझ गया
कि अब कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा, वरना घर का माहौल तो खराब होगा ही, ऊपर से महाभारत का एपिसोड रोज चलेगा। अमिता के जाते ही उसकी सास प्रमिला जी रसोई में लग गई तो सुनहरी काकी बोली, प्रमिला, ये कैसी बहुरिया लाई हो जो हमेशा तुझसे और अपने पति से तेज आवाज में बात करती है? ये हमेशा ही ऐसे बोलती है या हमारे आने की वजह से गुस्से में है? प्रमिला जी बोली, अरे नहीं काकी, बहू ही तो घर को संभालती है, अब थक गई है तो चिड़चिड़ी हो गई होगी। चलिए ना, हम खाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर प्रमिला जी ने रवि को इशारा किया और बात को घुमा दिया। करीब 1 घंटे बाद अमिता घर वापस आई और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए तो रवि अपने पिता दिनेश बाबू के कमरे में गया और बोला, पापा जरा जाकर देखिए बाथरूम से लेकर हॉल तक की क्या हालत है। दिनेश बाबू बोले, क्यों, क्या हुआ? रवि बोला, आपने उन्हें यहाँ रुकने के लिए क्यों बुलाया? आप उन्हें कहीं और भी तो भेज सकते थे। कोलकाता में कितने ही होटल हैं, वो उसमें रुक जाते। दिनेश बाबू बोले, बेटा बस 1 हफ्ते की तो बात है, फिर वो कोई और नहीं, हमारे अपने हैं। रवि बोला, 1 हफ्ता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे 1 दिन में ही अमिता ने तांडव करना शुरू कर दिया है, आप 1 हफ्ते की बात करते हैं। माँ, आप ही समझाओ पापा को। प्रमिला जी बोली, सुनो जी, बहू बहुत नाराज है, याद है ना, हमें भी शुरुआत में दिक्कत हुई थी, पर हम यहाँ रहकर यहाँ के होकर रह गए। पर काका काकी तो आज भी गांव के मिट्टी के हैं, उनको किसी तरह आप ही समझा सकते हैं, वरना घर में क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। रवि बोला, पापा मैं समझ सकता हूँ, ये घर आपका भी है, आखिर आपके ही पैसों से हमने ये घर खरीदा है, पर मेरी परेशानी भी समझिए। इतना कहकर रवि अपने कमरे में चला गया। प्रमिला जी दिनेश बाबू की तरफ देखने लगी तो दिनेश बाबू बोले, प्रमिला, दरअसल पिछले महीने बिरजू काका ने फ़ोन किया था कि काकी की आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए कोलकाता आना है, तो मैंने ही उन्हें यहाँ आने के लिए कह दिया था। सोचो, मैं आज सुबह ही उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। कल सुबह उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाना है, और अब उनसे मैं क्या कहूँ कि वो यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तुम तो जानती ही हो। हमारा घर जो गांव में अभी पक्का है, एक समय में कैसा वो मिट्टी का था। पूरे गांव में बस एक काका का ही घर पक्का था, और मेरी बहन की शादी में काका ने मेहमानों के लिए अपना पूरा घर खोल के रख दिया था। हफ्ते तक वो बेचारे चटाई पर सोते थे, और काकी बेचारी सबके लिए चाय नाश्ते का तीनों टाइम इंतज़ाम करती रहती थी। प्रमिला जी बोली, मैं जानती हूँ जी, कुछ तो मैंने भी देखा था और कुछ मुझे अम्मा ने भी बताया था, पर अब हम अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं तो उनकी बात भी तो हमें माननी होगी। दिनेश बाबू फिर बोले, जानती हो प्रमिला, आज जिन पैसों पर हम इतनी ऐश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी काका का योगदान है। प्रमिला जी बोली, वो कैसे? दिनेश बाबू बोले, मुझे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, न जाने कितना चलना पड़ता था, क्योंकि कोई साधन नहीं था, और उस वक्त गांव में बस काका के पास ही एक साइकिल थी, तो वो मुझे अपनी साइकिल दे देते थे और खुद डाक खाने पैदल जाते थे। सोचो, अगर मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे लिए। प्रमिला जी बोली, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चलिए अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर दोनों सो गए। अगले दिन बिरजू काका और सुनहरी काकी अपने नियम अनुसार सुबह 4:30 बजे उठ गए और हॉल में इधर उधर घूमने लगे। दिनेश बाबू ने जब जाकर देखा तो बिरजू काका काकी को दवाई दे रहे थे।
एक तौलिया वहीं सोफे पर डाल रखा था और अटैची बगल में खोल रखी थी। टेबल पर ढेर सारे कागज बिखरे हुए थे, शायद डॉक्टर की पर्ची थी। जैसे ही बिरजू काका की नज़र दिनेश बाबू पर पड़ी, वो बोले, अरे दिनेश, जरा देखो तो इस पर्ची में क्या लिखा है, कब का नंबर मिला है। दिनेश बाबू बोले, काका, नंबर तो हम उसी दिन लगा दिए थे, शायद परसों का नंबर लगा है, तो याद रखिएगा आपको परसों बुलाया गया है। तभी रसोई से प्रमिला जी ने दिनेश जी को आवाज़ लगाई, सुनिए जी। दिनेश जी वहाँ गए तो प्रमिला जी बोली, आपने उनसे बात की या नहीं? बहू सोकर उठेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तभी दूसरे बाथरूम से अमिता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी तो सुनहरी काकी बोली, अरे ये बहुरिया क्यों चिल्ला रही है, रुको मैं देखकर आती हूँ। बिरजू काका बोले, अरे नहीं भाग्यवान, तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारी आंखों में तो मैंने अभी अभी दवाई डाली है, रुको मैं देखकर आता हूँ। दिनेश बाबू बोले, नहीं नहीं, आप दोनों यहीं आराम कीजिए, हम देखकर आते हैं। इतना कहकर दिनेश बाबू और प्रमिला जी गेस्ट रूम के बाथरूम में गए। प्रमिला जी बोली, क्या हुआ बहू, इतना ज़ोर से क्यों चीखी, क्या कोई छिपकली देख ली? अमिता बोली, मम्मी जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इन लोगों को बाथरूम तक ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता। देखिए जाकर कमोड से लेकर शावर तक का क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, गवार कहीं के। दिनेश बाबू बोले, बहू तुम्हारे कमरे में तो बाथरूम है, फिर तुम इस बाथरूम में क्यों आई? अमिता गुस्से में बोली, पापा जी आप भी हद करते हैं, मेरे बाथरूम में रवि है, उसे ऑफिस जाना है, तो मैं इस बाथरूम को क्या इस्तेमाल भी नहीं कर सकती? प्रमिला जी बोली, बहू अब तुम नाराज मत हो, हम उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करना सिखा देंगे। अमिता बोली, अब इन्हें बाथरूम इस्तेमाल करना भी हम सिखाएंगे? सीरियसली? मम्मी जी, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है इनका, इन्हें आज की आज यहाँ से रवाना कीजिए, वरना मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। अमिता गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। प्रमिला जी दिनेश बाबू से बोली, अब क्या सोच रहे हैं, मैंने कहा था ना, इन्हें जल्दी से जल्दी वापस भेज दीजिए या फिर इनके रहने का कहीं और इंतजाम कीजिए, वरना हमारा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में कटेगा। इतना कहकर प्रमिला जी भी रसोई में चली गई और दिनेश बाबू ने परेशानी का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ देर सोचने के बाद दिनेश बाबू ने अपने एक जान पहचान वाले को फ़ोन लगाया। हेलो प्रमोद बाबू, वो मैं बोल रहा हूँ, आपका एक फ्लैट जो खाली पड़ा है, क्या मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए मिल सकता है? प्रमोद बाबू बोले, अरे दिनेश बाबू क्यों मजाक करते हैं, आपका तो खुद का इतना बड़ा घर है, फिर आपको क्यों चाहिए वो फ्लैट? दिनेश बाबू बोले, हाँ अपना घर तो है, पर किसी अपने जान पहचान वाले को कुछ रोज के लिए चाहिए था, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे महीने का पैसा आपको दे दूंगा। सब नाश्ता करने के लिए टेबल पर पहुँचे। बिरजू काका और सुनहरी काकी वही ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाने लगे तो अमिता ये देखकर नाक मुंह बना रही थी और रवि के साथ साथ दिनेश बाबू की तरफ भी गुस्से से देख रही थी। दिनेश बाबू ने धीरे से रवि से कहा, बेटा रवि, मैंने इनके रहने का इंतज़ाम कहीं कर दिया है, कल से जब तक ऑपरेशन ना हो जाए इनको लेकर मैं वहीं चला जाऊंगा और इनके साथ ही रहूंगा ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। रोटी देने आई प्रमिला जी बोली, क्यों जी, आप क्यों जाएंगे? रवि बोला, पापा आप उनके साथ वहाँ रहकर क्या करेंगे, देख रहे हैं ना वो लोग कैसे रहते हैं, बस उनको छोड़कर आ जाइए। प्रमिला जी भी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। दिनेश बाबू बोले, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बात अब मेरे गांव के सम्मान की है। मैंने इन्हें अपने भरोसे यहाँ बुलाया था, अब इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर दिनेश बाबू नाश्ता करके
अपने कमरे में चले गए। अमिता को जब ये बात पता चली तो वो उनके कमरे में आई और बोली, पापा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप भी उन लोगों के साथ जाकर प्रमोद अंकल के खाली फ्लैट में रहेंगे? दिनेश बाबू कुछ कहते उससे पहले ही रवि बोला, पर पापा, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और जानते हैं ना, खाली घर में आपकी एलर्जी कितनी बढ़ जाएगी। जाने दीजिए उन लोगों को, वो वहाँ अपने आप मैनेज कर लेंगे। आपने डॉक्टर के पास नंबर लगा दिया ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल तक उन्हें छोड़कर आ जाइएगा। बस इससे ज़्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अचानक से दिनेश बाबू ने दरवाजे पर आहट सुनी तो देखा कि बिरजू काका आंखों में नमी लिए खड़े थे। अमिता बोली, अब ये लो, ये कौन सी बुरी आदत है किसी के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनना? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो बेहतर है जिसे जाना है यहाँ से जल्दी चला जाए। इतना कहकर अमिता वहाँ से चली गई। रवि ने अपनी पत्नी की सफाई में कुछ कहना चाहा तो बिरजू काका बोले, नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुरिया की बात का कोई बुरा नहीं लगा। मुझे अपने दिनेश पर और अपने गांव की मिट्टी पर बहुत गर्व है। पर एक बात कहूँ दिनेश, हमारा तो लगभग अंतिम समय आ गया है। तुम्हें अभी कम से कम 20 से 25 साल और जीना है, तो अपना परिवार देखो और हो सके तो हमको आज ही उस घर में छोड़ आओ। सब खामोश थे, पर दिनेश बाबू की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उस पर बिरजू काका ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, दिनेश, हम तुम्हारे फर्ज से तुम्हें नहीं रोक रहे हैं बबुआ, पर यह घर भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, अपने मित्र से कहना उस घर का किराया हम ही देंगे। तुमने हमारे लिए बहुत किया, अब बस आगे का हम देख लेंगे। दिनेश बाबू बोले, पर काका, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा, क्योंकि आपको काकी का ऑपरेशन भी तो करवाना है और उस पर भी दवाइयों का खर्चा। इतना तो मुझे करने दीजिए। रवि बीच में बोला, पापा, आप चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूँगा। बिरजू काका बोले, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है रवि बेटा, तुम बस आने वाले समय में अपने पिता की सेवा कर देना। हम समझेंगे तुमने हमारे लिए भी कर दिया। अरे हमने बुढ़ापे के लिए इतना तो बचाकर जरूर रखा है, जितने में हम अपना आत्मसम्मान बचा सकें। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारे पिता के कुछ गुण तुम में भी आए, ताकि इस बेचारे का तीसरा पहर सम्मान से बीते। इतना कहकर बिरजू काका सुनहरी काकी के पास गए और बोले, चलो सुनहरी, अपना सामान समेटो। सुनहरी काकी बोली, क्या अस्पताल जाना है? बिरजू काका बोले, हाँ अस्पताल जाना है, फिर वहाँ से मैं तुम्हें शहर के दूसरे हिस्से में घुमाने ले जाऊंगा। दूर खड़े दिनेश बाबू की आंखें शर्मिंदगी से झुकी जा रही थी। प्रमिला जी को अपने पति की ये दशा देखकर एहसास हुआ कि उन्हें तो कम से कम दिनेश बाबू का साथ देना ही चाहिए था। बिरजू काका और सुनहरी काकी ने अपना सामान समेटा तो दिनेश बाबू आगे बढ़कर उनका सामान उठाते हुए बोले, काका, इतना तो करने दो। बिरजू काका हंसते हुए अपना अटैची उनके हाथ में दे दिए। सुनहरी काकी जाते समय इधर उधर अमिता को ढूंढने लगी, फिर अपने पल्लू से 500 के 2 नोट निकालकर प्रमिला जी के हाथ में देते हुए बोली, मैं तो कुछ लाई नहीं थी किसी के लिए, ये लो, तुम दोनों सास बहू चूड़ी पहन लेना। और हाँ प्रमिला, कभी गांव आओ तो अपने घर पर नहीं, हमारे घर पर आना, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। अब हमारे आगे पीछे कौन है? और वैसे भी हमारे जाने के बाद सब कुछ रवि और बहुरिया का ही तो होगा। ये बात सुनकर दिनेश बाबू के साथ साथ रवि भी हैरान हो गया। दूर खड़ी अमिता अवाक रह गई कि गांव के लोग इतने निस्वार्थ कैसे हो सकते हैं। अमिता अपनी ही नज़रों में गिरी जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उन्हें रोक ले, क्योंकि वो जानती थी
ऐसे स्वाभिमानी लोग रुकते भी नहीं हैं। दिनेश बाबू ने काकी के ऑपरेशन के बाद प्रमोद बाबू के घर पर काका काकी के रहने का अच्छे से इंतज़ाम किया और दिन भर जाकर वहीं बैठे रहते। बिरजू काका कहते भी थे अपने घर जाओ, पर दिनेश बाबू जाते नहीं थे। रवि को भी वक्त मिलता तो वो काकी से मिलने जाता था, पर एक दिन अमिता भी उसके साथ गई और हाथ जोड़कर बिरजू काका से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, चलिए हमारे साथ घर चलिए। बिरजू काका बोले, नहीं बहुरिया, हमें पैसों की कोई कमी नहीं। हमारे जैसे लोगों के लिए पैसों से बढ़कर हमारा आत्म सम्मान होता है और बुढ़ापे के लिए हमने ये दोनों ही बचा कर रखे हैं। वैसे भी बहुरिया, हम तो कल वापस गांव जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें हम गांव आने का न्योता जरूर दे रहे हैं। आओ कभी गांव, पूरा घर तुम्हारे लिए सजाएंगे। अगले दिन बिरजू काका काकी को लेकर वापस गांव चले गए। दिनेश बाबू के मन में जो चोट पहुंची, वो उस चोट के साथ ज़्यादा दिन उस शहर में ना रह सके और उन्होंने गांव में जाकर रहने का फैसला किया। रवि के पूछने पर दिनेश बाबू ने कहा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर अब हम वहाँ आत्म सम्मान से अपनी मिट्टी के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ दिखावा नहीं बल्कि एक दूसरे की आंखों में सम्मान बचा रहे और बुढ़ापे में जाकर थोड़ा पैसा और आत्म सम्मान बचा रहे तो बुढ़ापा काटना इतना भी मुश्किल नहीं होता। तुम लोग खुशी से यहाँ रहो, वक्त मिले तो गांव आना और हम भी आते जाते रहेंगे। इतना कहकर 15 दिन बाद दिनेश बाबू प्रमिला जी के साथ गांव चले गए और बिरजू काका के साथ साथ बाकी गांव वालों के साथ भी अपना समय बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।